सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग मैराथन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। 300 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए हम आपको कराएंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से आएगा। आज के सेशन में हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में 70 और फिर नेक्स्ट 70। इस तरीके से हम लोग 300 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करेंगे और उस 300 ऑब्जेक्टिव को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि वहीं से आपका सवाल जो है एग्जाम में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इन, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कहाँ होता है? ह्यूमन में, मंकी में, चिंपैंजी में, या ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। ओके, तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये जो है ये आपका फीमेल प्राइमेट में होता है। फीमेल प्राइमेट में होता है। फीमेल प्राइमेट में ये आपका साइकिल चलता है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल। और इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो है आपका यूट्रस का, एंडोमेट्रियम जो है आपके यूट्रस का, उसका होता है ब्रेकडाउन। उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। और साथ ही साथ ब्रेकडाउन होने के बाद ये आउटसाइड द बॉडी फ्लो भी करता है। ठीक है, और साइड द बॉडी क्या होता है? फ्लो भी करता है। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज है, इसके अंदर कई सारे फेज होते हैं, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका 28 प्लस माइनस 2 डेज का होता है। 28 प्लस माइनस 2 डेज का आपका ये साइकिल चलता है। तो ये साइकिल किस में होता है ये पूछा है, ह्यूमन में, मंकी में, चिंपैंजी में, या सभी में? तो ये साइकिल जो है ये आपका सभी में देखने को मिलता है, यानी ह्यूमन, मंकी, चिंपैंजी ये सब के सब आपके क्या है? ये सब के सब आपके फीमेल प्राइमेट्स हैं, है ना? ये सब आपके क्या है? प्राइमेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बाइनरी फिजन अकर इन। बाइनरी फिजन किस में होता है? तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि बाइनरी फिजन होता क्या है। तो अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है? एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट होकर इनटू 2 पार्ट्स। वो क्या करता है? स्प्लिट होकर 2 पार्ट्स में हो जाता है, यानी कि 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसके अंदर? बाइनरी फिजन के अंदर। और ये बाइनरी फिजन आपको अमीबा में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? अमीबा में देखने को मिलेगा। उसके अलावा पारामीशियम जो है आपका, वो भी बाइनरी फिजन शो करता है। उसके अलावा आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है कि यूग्लिना भी आपका बाइनरी फिजन शो करता है। अमीबा, पारामीशियम और यूग्लिना, इन तीनों में बाइनरी फिजन होता है। याद रखिएगा कि अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वो एनी प्लेन से होता है। ओके, अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वो कैसे होता है? एनी प्लेन से, यानी कि किसी भी प्लेन से हो सकता है। पारामीशियम में जो बाइनरी फिजन है वो ट्रांसवर्स होता है। कैसा होता है मेरे भाई? ट्रांसवर्स होता है। और यूग्लिना में जो बाइनरी फिजन है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। लॉन्गिट्यूडिनल होता है, यानी कि आप अमीबा को किसी भी प्लेन से कट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्लेन से ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। लेकिन पारामीशियम जो है वो कैसे होता है? ट्रांसवर्स। ओके, और यूग्लिना की बात करें मेरे भाई तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा, पारामीशियम, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों में हमको क्या देखने को मिलता है? बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के मैराथन आपको इस चैनल पे जरूर से मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 18%। कह रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल में अगर परसेंटेज जो है साइटोसिन का 18% हो, देन परसेंटेज ऑफ एडेनिन विल बी। जो एडेनिन का परसेंटेज है वो क्या होगा, है ना? तो याद रखिएगा कि एडेनिन जो है वो क्या होता है? एडेनिन जो है वो बराबर होता है थाइमिन के, और ग्वानिन बराबर होता है किसके? साइटोसिन के। ठीक है, और याद रखिएगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे बराबर का साइन दिए हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, और इधर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा,
और याद क्या रखना है भाई कि एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन जो है वो थायमिन के बराबर होता है और ग्वानिन बराबर होता है साइटोसिन के। तो एडेनिन जो है वो कितना दिया है भाई, एडेनिन नहीं दिया, एडेनिन हमसे पूछा है। साइटोसिन कितना दिया है 18%, तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा 18% है ना। हमको क्या दे दिया है साइटोसिन, तो साइटोसिन कितना दिया है 18%, तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा 18%, ठीक है। टोटल कर देंगे कितना हो गया 36%, बचा कितना 64%, और 64% में हमारे पास क्या क्या होगा, एक एडेनिन होगा और दूसरा थायमिन होगा। तो थायमिन जो है 64 का आधा करो कितना होगा 32, तो एडेनिन भी कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विडाई टेस्ट इज डन टू कंफर्म। विडाई टेस्ट जो है वो किसको कंफर्म करने के लिए हम लोग करते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स या कैंसर, किसको डिटेक्ट करने के लिए, किसको पता लगाने के लिए हम लोग विडाई टेस्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विडाई टेस्ट हम लोग टाइफाइड, किसको, टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए विडाई टेस्ट को किया जाता है, ओके। अच्छा, एड्स में क्या करते हैं हम लोग भाई, तो एड्स में हम लोग एलाइजा का इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, यानी एलाइजा का इस्तेमाल करके एड्स में किया जाता है, ठीक है, टिक टिक। और मलेरिया का ये सब नहीं पूछेगा, टाइफाइड और एड्स का याद रखिएगा, ठीक है। टाइफाइड में क्या याद रखना है मेरे भाई, टाइफाइड में आपको विडाई टेस्ट याद रखना है, और एड्स के लिए याद रखना है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। क्वेश्चन 5 कह रहा है HIV अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। कह रहा है कि HIV जो है, ये HIV क्या है, तो HIV की अगर हम बात करें तो ये एक वायरस है। ये क्या है, HIV एक वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अरे बोलो भाई, एग्जाम आ रहा है, अब ये सब पता होना चाहिए। HIV किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एड्स के लिए, ठीक है। HIV वायरस जो है यही आपका एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी एड्स कराता है। तो HIV अटैक किसके ऊपर करता है, किस सेल के ऊपर अटैक करता है, बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट, टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट, एपिथेलियल सेल्स या टी हेल्पर सेल। तो HIV जो है वो अटैक करता है टी हेल्पर सेल के ऊपर। HIV किसके ऊपर अटैक करता है, टी हेल्पर सेल के ऊपर HIV आपका अटैक करता है। क्वेश्चन 6 कह रहा है द सब्सटेंस टू विच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कॉल्ड। कह रहा है कि सब्सटेंस जो कि क्या करता हो, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताओ उसे क्या कहते हैं, एलर्जेंस, वैक्सीन, एंटीबॉडीज या एंटीजन। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजेंस। और एंटीजेंस क्या है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 10,000 डाल्टन से, किससे, 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बॉस, उसी को हम लोग कहते हैं एंटीजन, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटीजन। क्लियर है। क्वेश्चन 7 कह रहा है केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी। केमिकल जो एलर्जी की वजह से रिलीज होता है कौन सा है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जो मास्ट सेल होता है ना, मास्ट सेल जो है वो सेंसिटाइज हो जाता है एलर्जी के केस में। एलर्जी के केस में क्या हो जाता है, सेंसिटाइज हो जाता है, और यही मास्ट सेल से जो है ना रिलीज होता है हिस्टामिन। क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन। और हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज हो गया, उसके अलावा सेरोटोनिन जो है रिलीज होता है। तो बोथ ए एंड बी जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, आपको पूछेगा कि एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंटीबॉडी को शॉर्ट में AB से हम लोग डिनोट करते हैं। तो कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, IgE एंटीबॉडी जो है, ये E है, ओके, एप्सिलॉन नहीं है। IgE एंटीबॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एलर्जी के लिए। और एलर्जी काउजिंग एजेंट को हम लोग एलर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या है, एलर्जी काउजिंग एजेंट है, एलर्जी काउजिंग एजेंट है। एलर्जी काउजिंग एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं बॉस, एलर्जी काउजिंग एजेंट को मेरे भाई एलर्जेंस कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर बोथ ए एंड बी इसका हो जाएगा, ओके। कहीं कहीं पे आपको हिस्टामिन भी देखेगा, लेकिन कुछ अमाउंट में सेरोटोनिन भी होता है, इसलिए राइट आंसर क्या लेंगे, बोथ ए एंड बी लेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन फॉर्म्स इनटू स्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट। कह रहा है कि मेल गैमेट से फ्यूजन के बाद कौन इंडोस्पर्म बनाता है। तो यहां से तो पहला बात ये याद रखना आपको कि इंडोस्पर्म का जो ये होता है, क्या बोलते हैं, प्लॉइडी। तो प्लॉइडी जो है इंडोस्पर्म का, वो आपका होता है 3n। कितना होता है, 3n। यहां से आपका एक सवाल हो जाएगा, ये बहुत बार पूछता है कि बताओ व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म, 3n। क्या होता है, 3n, यानी कि ट्रिप्लॉइड, ओके। अब पूछा कि कौन एंडोस्पर्म
के साथ फ्यूजन करके एंडोस्पर्म और कौन मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके एंडोस्पर्म बनाता है? क्या पूछा है? कौन मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके एंडोस्पर्म बनाता है, ये पूछा है। वो स्पोर एंटीपोडल सिनर्जिड या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम अगर ड्रॉ करें रफ, तो ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। ऊपर में हमारे पास ये हो गया एंटीपोडल सेल, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया एग, और ये सिनर्जिड हो गया, और फिलिफॉर्म apparatus यहाँ पे होता है हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई। दिस इज व्हाट, दिस इज पोलर न्यूक्लियाई। ओके, ये क्या है मेरे भाई? ये पोलर न्यूक्लियाई है। यही पोलर न्यूक्लियाई आगे जाकर क्या बनाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस। और जो मेल गैमेट आता है ना, यहाँ से पॉलन ट्यूब लेके आता है मेल गैमेट, तो एक जो है एग में चल जाएगा, ठीक है, 2 आ रहा है, एक इसमें चल जाएगा, एक इधर चला जाएगा। और देखो एक ये हैप्लॉइड हो गया, ये हैप्लॉइड हो गया, और ये हैप्लॉइड हो गया, तीनों मिलकर क्या बना देगा? ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस और प्लस मेल गैमेट है ना, ये दोनों मिलकर आगे जाकर क्या बना देता है? आपका एंडोस्पर्म बना देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 9 कह रहा है वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर। कह रहा है कि एक जीन पेयर जो है वो हाइड्स कर देता है इफेक्ट्स को दूसरे जीन पेयर के। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? एपिस्टैसिस, डोमिनेंस, म्यूटेशन या नॉन ऑफ दिस। बहुत जगह क्या करते हैं दोस्त? डोमिनेंस लगाकर चले आते हैं, लेकिन यहाँ वन जीन पेयर है। जब सिंगल एलील होता है ना, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या होता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब कैपिटल टी स्मॉल टी सिर्फ रहेगा ना, सिंगल की बात करेंगे, तब यहाँ पे डोमिनेंस के वजह से ये जो है अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जो फिनोटाइप है वो टॉल आता है। लेकिन यहाँ पे वन जीन पेयर है, दैट्स व्हाई हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एपिस्टैसिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए सीक्वेंस ऑफ 3 बेसिस ऑफ टीआरएनए। ठीक है, एक सीक्वेंस है 3 बेसिस का टीआरएनए का विच बाइंड्स टू एमआरएनए कोडोन इज। वो सीक्वेंस क्या कहलाता है? ट्रिपलेट, नॉनसेंस कोडोन, एंटी कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन। तो वो सीक्वेंस आपका कहलाता है एंटी कोडोन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, The group of Wuchereria bancrofti which cause filarial in human being is। कह रहा है जो ग्रुप होता है व्यूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई का, जो कि एक क्या है भाई? जो कि क्या करता है? फिलेरियल करता है ना, फिलेरियल इन ह्यूमन बींग्स। वो किसका है? वो किसका मेंबर है? प्रोटोजोआ का, बैक्टीरिया का, वायरस का या हेलमिन्थ्स का? तो ये जो है ना आपका डब्ल्यू बैंक्रॉफ्टाई, ये आपका मेंबर होता है हेलमिन्थ्स का। किसका मेंबर है? हेलमिन्थ का ये आपका मेंबर है। ठीक है, क्वेश्चन 12 कह रहा है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल। अगर आप ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं तो उससे किस ऑर्गन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? लंग्स, लीवर, स्प्लीन या स्टमक? तो लंग्स का तो कहानी दूर दूर तक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फ्लूइड का कोई मामला नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीवर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ का आपको एक्सेप्शन बताना है। डोमिनेंस, प्योरिटी ऑफ गैमेट, लिंकेज या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लिंकेज जो है ये क्या है? एक्सेप्शन है। ठीक है, लिंकेज क्या है? एक्सेप्शन है। किसका भाई? लिंकेज जो है वो एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का। ठीक है, क्वेश्चन 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कौन इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलने वाले बीमारी हैं। ए में है आपका टाइफॉइड, बी में कॉलेरा, सी में मलेरिया और डी में सिफिलिस। तो अगर हम सिफिलिस की बात करें मेरे भाई, तो सिफिलिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और सिफिलिस के बारे में एक बात को और याद रखिएगा कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ये आपका कैसा डिजीज है मेरे भाई? ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, तो यहाँ तक एकदम समझ में आ रहा है? ठीक है, शेयर करो भाई, लाइक करो, एग्जाम का टाइम है। यही सब सवाल एग्जाम में आपका आता है और इसी तरीके का सवाल आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, और कोई फायदा नहीं है इधर उधर भटकने से। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कीजिए। 15 दिन बचा है आपके एग्जाम का, है ना। तो देखो एकेडना क्या है ना, इस सेशन को हम लाइव भी ले सकते थे, लेकिन लाइव के लिए हमारे पास वैसा कनेक्शन नहीं है नेट का, इस वजह से नहीं ले पाते। तो हम लोग भाई इसी से कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग से ही कर लेते हैं बढ़िया से, है ना। अच्छे से देखना प्रॉपर तरीके से। एकेडना क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक्सटिंक्ट लिंक है या नॉन ऑफ दिस है? तो एकेडना जो है ना वो क्या है? एकेडना जो है ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, क्या है? कनेक्टिंग लिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा स्पीड कर देते हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम है ना। अच्छा, डोडो क्या है? डोडो जो है वो एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। ऑप्शन नंबर ए। इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं, खत्म हो गया है, एक्सटिंक्ट हो चुका है ना, पूरे तरीके से विलुप्त हो चुका है, तो डोडो एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, जब एग्जाम में जाने से पहले रट के जाओगे, ठीक है। डिप्लॉयड, हैप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड। डिप्लॉयड को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। हैप्लॉयड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताओ? हैप्लॉयड को n से, और ट्रिप्लॉयड को बोलो, अभी ट्रिप्लॉयड हमने देखा था, अरे वही एंडोस्पर्म 3n, ठीक है। तो 2n n 3n ये सब याद रखना है भाई, ठीक है। तो डिप्लॉयड 2n, हैप्लॉयड n, ट्रिप्लॉयड 3n। तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सा है? डिप्लॉयड ओवम, ये तो आपका क्या हो जाएगा? गैमेट है तो हैप्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉयड, गैमेट हमेशा क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। उसके अलावा एंडोस्पर्म जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। जाइगोट की बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट? दिस इज डिप्लॉयड। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब पूछता है, बार बार रिपीट करता है। विच इज हाइड्रोफिटिक प्लांट? इसमें से कौन हाइड्रोफिटिक प्लांट है? ट्रैपा, ओपनशिया, उसके अलावा डलबर्जिया या अकेशिया। तो ट्रैपा जो है ये हमारा क्या है? हाइड्रोफिटिक प्लांट है। ये डायरेक्ट याद रखना होगा कि इनमें से कौन हाइड्रोफिटिक प्लांट है। तो हमारा जो ट्रैपा है वो क्या है? हाइड्रोफिटिक प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स कहाँ पाया जाता है भाई? याद रखिएगा कि सर्टोली सेल्स को ही हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं। वो पॉइंट जहां से क्वेश्चन को घुमाया जा सके उसको कम से कम याद रखना है। सर्टोली सेल इज आल्सो नोन एज नर्स सेल। व्हाई नर्स सेल? क्यों इसे नर्स सेल कहते हैं? क्योंकि ये नरिशमेंट पहुंचाता है जर्म सेल को, मेल जर्म सेल को, ताकि वो स्पर्म स्पर्मेट जो है बना पाए, है ना, पूरे तरीके से। तो सर्टोली सेल जो है उसको हम लोग नर्स सेल कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये टेस्टिस में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में पाया जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बींग्स मेल। ह्यूमन बींग मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 44 प्लस XX। देखो पहले तो बात करते हैं तो अगर 46 क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में, ठीक है, और मेल में कितना होगा भाई? तो 44 प्लस XX होगा, ये तो फीमेल का हो गया। 44 प्लस XY 46, ये तो फिर 48 हो जाएगा ना, दोनों गलत हो गया, 48 हो जाएगा। 46 और 2 48, 46 और 2 48, 48 नहीं होता, 46 होता है। 44 प्लस XX ये किस में हो जाएगा? ये फीमेल में हो जाएगा। तो बचा कौन? जो बचा वो क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। ये किस में होता है? मेल में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 44 प्लस XY जो है मेल में, और 44 प्लस XX जो है वो फीमेल में। XY और XX जो है ये क्या है? XY और XX जो है ना, XY और XX है ना, XY और XX बोथ जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है। ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, याद रखिएगा, ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहां तक एकदम क्लियर है बॉस। नेक्स्ट है 70। अच्छा देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। अभी और क्वेश्चन होगा, 17 ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। कौन सा फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए? कॉम्पिटिशन, म्यूटेशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन या आइसोलेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोलेशन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। पिरामिडिन प्रेजेंट इन RNA। कौन सा पिरामिडिन जो है प्रेजेंट होता है RNA में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग के पास, हमारे पास क्या क्या होता है नाइट्रोजनस बेस में? प्यूरिन होता है, और क्या होता है? प्यूरिन एंड पिरामिडिन होता है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा पिरामिडिन जो है वो RNA में प्रेजेंट होता है। तो RNA में क्या नहीं होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो RNA में जो थायमीन है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। और थायमीन के जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इस बात को पहले दिमाग में डालो, समझो। नाइट्रोजिनस बेस होता है ना भाई, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस दो तरीके का, एक प्यूरिन, दूसरा पिरामिडिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है RNA में जो है वो तुम्हारा यूरेसिल प्रेजेंट होता है, थायमीन जो है एब्सेंट होता है। थायमीन जो है ये प्रेजेंट किस में होता है? ये होता है DNA में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? DNA में प्रेजेंट होता है। तो कहा कि पिरामिडिन प्रेजेंट इन RNA आर साइटोसिन, थायमीन। तो थायमीन तो नहीं होता है, DNA में होता है। एडेनिन एंड ग्वानिन, तो एडेनिन और ग्वानिन जो है वो तुम्हारा नहीं होगा, बिकॉज एडेनिन और ग्वानिन जो है वो क्या है? एडेनिन और ग्वानिन RNA में होता तो है, लेकिन एडेनिन और ग्वानिन जो है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्यूरिन है। ये क्या है हमारा? एडेनिन और ग्वानिन जो है ये हमारा प्यूरिन है, ठीक है। साइटोसिन एंड यूरेसिल और थायमीन तो फिर से नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, है ना। साइटोसिन और यूरेसिल जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कहा है कि इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस आपका नहीं होता है। ओके 24 कह रहा है कन्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, कन्हा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है, बर्ड्स के लिए, टाइगर के लिए, राइनोसेरस के लिए, क्रोकोडाइल के लिए। तो ये जो है पार्क ये फेमस है किसके लिए, हमारे लिए, है ना, टाइगर के लिए। ठीक है, मजाक था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन, अरे करेक्ट तो इनकरेक्ट हो रहा था अभी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन, आपको बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट फूड चेन है। ग्रास, व्हीट, मैंगो, नहीं गलत। गोट काउ, फिर ग्रास, नहीं ग्रास, हाँ भाई ग्रास के ऊपर फीड करेगा गोट और गोट के ऊपर फीड करेगा लायन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये सब आसान क्वेश्चन है, 8 में भी पढ़ाया जाता है, 9 में भी पढ़ाया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, याद रखिएगा ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन को ही हम लोग डीपीटी वैक्सीन कहते हैं। और डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से होता है टेटनस, सी से टेटनस। ठीक है, तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन ही क्या कहलाता है, हमारा डीपीटी वैक्सीन कहलाता है। और कह रहे हैं कि नॉट यूजफुल, किसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस के लिए तो करते हैं, तो टाइफाइड के लिए हम लोग नहीं करते हैं, है ना। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस के लिए तो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, डीपीटी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है। ओके, टाइफाइड के लिए हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके अलावा एक बात को और याद रखिएगा, एक्स्ट्रा है, लेकिन याद रखिएगा कि बीसीजी वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, टीबी में करते हैं। टीबी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी के बारे में एक बार और याद रखिएगा कि ये स्प्रेड करता है बाय द मीडियम ऑफ एयर, एयर के माध्यम से ये फैलता है। 27 न्यूक्लियोसाइड इज सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, सुगर प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट या नॉन ऑफ दिस। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या होता है भाई, शुगर होता है हमारे पास, है ना, शुगर प्लस बताओ नाइट्रोजनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड, ये क्या कहलाता है, हमारा न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। और अगर हम लोग न्यूक्लियोसाइड में प्लस क्या कर दें, फॉस्फेट कर दें, क्या कर दें बॉस, न्यूक्लियोसाइड में अगर हम लोग फॉस्फेट कर दें तो हमारे पास जो बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, या फिर आपको शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट कर दे तो भी न्यूक्लियोटाइड, या फिर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट कर दे तो भी न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 28 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, गैमेट के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखो एक बात को याद रखना, जेनेसिस शब्द जो है ना कहीं पे भी मिल जाए उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो, स्पर्म का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस गैमेट का फॉर्मेशन, oogenesis ओवम का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, तो फिर गैमेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा, गैमेट का फॉर्मेशन, खत्म। 29 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज या पॉलीमरेज। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो हमारे किस नेचर के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो हमारे क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, नेशनल पार्क में किसको प्रोटेक्शन देते हैं, फ्लोरा फाउना इकोसिस्टम, बोथ एंड बी हो जाएगा हमारा, है ना। ठीक है, बोथ एंड बी, फ्लोरा फाउना दोनों को हम लोग क्या करते हैं, नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देख लेना उसका इकोसिस्टम भी हो सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन का एक बार रीचेक कर लेना। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है प्रोड्यूसर्स, है ना, और प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो फीड करता है वो कौन होता है, हर्बीवोरस। तो हमारा राइट आंसर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है, हर्बीवोरस से। हर्बीवोरस क्या होता है भाई, जो कि क्या फीड करे, फीड ऑन प्लांट और ग्रास, ये सब। ठीक है, कार्निवोरस पता है, जो कि क्या खाए, फीड क्या करता हो, लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्या, फ्लैश एंड फिश, गोश्त मछली वाला, समझा बात। और हर्बीवोरस जो है वो तुम्हारा प्लांट। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है, हमारा हर्बीवोरस से। प्रोड्यूसर्स उसे कहते हैं जो कि क्या करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शो करते हैं ना, प्रोड्यूसर्स। और सन से लेते हैं लाइट को, समझा बात, सन से लेते हैं क्या, लाइट को, जैसे कि ऑटोट्रॉफी सब, सन से लाइट को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है,
Pasteurization is heating of milk only, any liquid above 100 डिग्री सेल्सियस, any liquid at 70 डिग्री सेल्सियस, या none of this। तो हमारा जो पास्चुरेशन है वो हीटिंग ऑफ एनी लिक्विड एट 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 8th क्लास में खास के मिल्क के बारे में भी कहा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यही हमारा जाएगा, एनी लिक्विड एट 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज, वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन कैसा होता है भाई, सिंगल लेयर होता है, डबल लेयर होता है, ट्रिपल या मल्टी लेयर। तो अगर हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारा मान लो पॉलन ग्रेन बनाते हैं तो दिख रहा है, अरे दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। और इसके ऊपर हम एक लेयर बना देते हैं, और ये हो गया हमारा सुंदर सा, क्या सुंदर सा तो नहीं लग रहा है लेकिन ठीक है ना। देखो अंदर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं एक्साइन, अरे भाई सॉरी 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 सॉरी, आज हट जाओ भाई। अंदर वाले लेयर को हम लोग कहते हैं इंटाइन, और बाहर वाले लेयर को क्या कहते हैं, एक्साइन। तो कितना लेयर हो गया, दो के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डबल। तो हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा होता है, डबल लेयर होता है, ओके। और यहाँ पे देख रहे हैं कहीं कहीं पे एक्साइन लेयर एब्सेंट है, जहाँ जहाँ एक्साइन लेयर एब्सेंट है ना, तो वहाँ पे क्या एब्सेंट है, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। और जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है या एक्साइन एब्सेंट है, बात बराबर है, या तो स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट हो, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन का ही एक्साइन बना होता है, ठीक है। तो जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन एब्सेंट हो उस जगह को हम लोग कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं, जर्म पोर। जर्म पोर क्या है, वेयर एक्साइन या स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, जहाँ पे क्या हो, तुम्हारा एक्साइन या स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट हो, वो इलाका आपका कहलाता है जर्म पोर, ठीक है। और एक्साइन और इंटाइन दो आपका वॉल होता है किसका, पॉलन ग्रेन का, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो है आपका कैसा होता है, डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। 34 कह रहा है टी लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम, टी लिम्फोसाइट किससे ओरिजिनेट करता है। अब इस बात को दम देख लो, ये सवाल इस तरीके का सवाल बहुत आता है। टी लिम्फोसाइट हो, लिख देते हैं ना भाई, टी लिम्फोसाइट हो, चाहे टी लिम्फोसाइट है ना, एंड बी लिम्फोसाइट, बोथ यानी कि दोनों, ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो, दोनों जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, बोन मैरो से ही होते हैं। तो इस बात को याद रखना कि ओरिजिनेट जहाँ आया, जहाँ ओरिजिनेट दिखा, ठीक है, सीधा क्या लगाएंगे भाई, बोन मैरो लगाएंगे। बोन मैरो तक ही रहने देते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग, है ना। फ्रॉम ये F होगा, ये Y हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों ओरिजिनेट कहाँ से होता है, बोन मैरो से। लेकिन जो तुम्हारा टी लिम्फोसाइट है ना, इसका जो मैचुरेशन की अगर हम बात करें, किसकी, इसके अगर हम मैचुरेशन की बात करें तो इसका जो मैचुरेशन है ना, इसका जो मैचुरेशन है वो होता है थाइमस में। वो कहाँ होता है, थाइमस में होता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों ओरिजिनेट कहाँ से करता है, बोन मैरो से। और टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन जो है थाइमस में होता है, और बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन भी इसी में हो जाता है, बोन मैरो में ही, ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो टी लिम्फोसाइट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोन मैरो, ठीक है। सोर्स ऑफ इको R1 एंजाइम इज, इको R1 एंजाइम का सोर्स क्या, बाम H1, इकोलाई, बोथ एंड पी या हेंथ्री। तो इकोलाई जो है इसका ये सोर्स है, इको R1 का, ओके। Which of the following is our insectivorous plant? Insectivorous plant कौन है भाई, वैसे प्लांट जो कि इंसेक्ट ईट करें, वैसे प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है वो हमारा क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज हर्माफ्रोडाइट। अरे भाई ये तो बहुत है, ये देख लो, ये नाम हर्माफ्रोडाइट, सवाल इससे आता है हर्माफ्रोडाइट। 4 एग्जाम्पल याद रखना है, कितना, 4। कौन कौन, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, उसके अलावा स्पॉन्ज, ठीक है, और उसके अलावा लीच। ये 4 एग्जांपल आपको याद रखना हर्माफ्रोडाइट का। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, तो हर्माफ्रोडाइट इज नथिंग, दिस इज बाइसेक्सुअल एनिमल। ये कुछ नहीं है, ये क्या है भाई, ये आपका बाइसेक्सुअल एनिमल है ना।
बायसेक्सुअल एनिमल को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। एग्जांपल अर्थवर्म, टेपवर्म, स्पॉन्ज और लीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेन स्नेक नहीं होगा, अर्थवर्म हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 38 कह रहा है क्लोरेला इज अ टाइप ऑफ, क्लोरेला किसका टाइप है भाई, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल प्रोटीन। तो क्लोरेला जो है ये हमारा क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है। क्राइजिन प्रिवेंट विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म, क्राइजिन जो है वो किस क्रॉप को बॉलवर्म से बचाता है, कॉटन, टी, मैंगो या व्हीट। तो क्राइजिन जो है वो किसको प्रिवेंट करता है भाई, कॉटन को बचाता है, किससे, बॉलवर्म से। ओके, प्यूरिन बेसिस ऑफ डीएनए आर, प्यूरिन बेसिस आपसे पूछा है डीएनए में कौन सा, तो एडेनिन एंड साइटोसिन और साइटोसिन एंड थाइमिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन एंड ग्वानिन ही तो आपका प्यूरिन है, तो यही होगा, है ना, डीएनए और आरएनए दोनों में यही होगा, एडेनिन और ग्वानिन ही होगा। समझ आया बात। कैंसर इज काउज बाय, कैंसर किसके कारण होता है, तो यहाँ पे एक बात को याद रखोगे पहले, है ना, ONCO, ऑनको, ऑनको जो शब्द है ना, विच इज रिलेटेड टू कैंसर, किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू कैंसर। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर ऑन्कोलॉजी दे दे तो ऑन्कोलॉजी के बारे में क्या कहोगे, स्टडी ऑफ कैंसर। तो ऑन्कोजीन जो होगा वो वैसा जीन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, कैंसर के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, उससे पहले एक बात और थी, इसमें लिख लेना कि कैंसर जो करता है ना, उस एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जो कैंसर करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कार्सिनोजेन कहते हैं, कार्सिनोजेन कहते हैं। ये सवाल पूछ सकता है, इसीलिए दोस्त लिख दिए, बोर्ड पे वही लिख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वरना नहीं लिखेंगे। Which one of the following is possible in micropropagation? Micropropagation में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल या बोथ एंड भी। यहाँ पे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना, टिश्यू कल्चर का पार्ट है। एरिल इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, किस फ्रूट्स में हम लोग एरिल खाते हैं, और मिरिस्टिका, लीची, फंजाई, ऑल ऑफ दिस। तो लीची हो जाएगा हमारा राइट आंसर, है ना। इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन इज, SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन है, एल्गी, लाइकन, फंजाई। देखो वैसे तो लाइकन बन जाएगा हमारा, लेकिन एल्गी और फंजाई ही मिलकर लाइकन भी बनाता है, तो राइट आंसर हम ऑल ऑफ दिस भी ले सकते हैं, क्योंकि वही चीज है ना भाई। अरे देखो राइट आंसर तुम बोलोगे लाइकन, हम बोलेंगे कि लाइकन क्या है, एल्गी प्लस फंजाई ही तो है, एल्गी प्लस फंजाई तो है, तो बात तो बराबर हो गया ना, इसलिए ऑल ऑफ दिस ले दिए, ठीक है। हनी इज मेड बाय, हनी किसके द्वारा बनाया जाता है, मेल हनी बी, च्यूइन हनी बी, वर्कर हनी बी या बोथ एंड बी। तो काम कौन करेगा, काम नाम तो वर्कर लोग करता है ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्कर हनी बी जो है वो क्या करते हैं, हनी बनाते हैं। विच डिजीज इज फाउंड इन हेन, कौन सा डिजीज हेन में देखने को मिलता है, कॉलेरा, स्मट, बोथ एंड बी या रानीखेत। रानीखेत आपको देखने को मिलता है किसमें, हेन में। द फ्लोर इडली एंड डोसा इज मेड बाय द यूज ऑफ विच माइक्रोब्स। अब देखो यहाँ पे सबको लगता है कि ईस्ट हो जाएगा, लेकिन यही गलत है, ईस्ट नहीं, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। एगरोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एगरोज जो है हम लोग किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेज, सीवेड, साइकस या नॉन ऑफ दिस। तो एगरोज जो है ना, एगरोज जेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, इस्तेमाल करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान, और एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, सीवेड से। याद रखना किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सीवेड से। और एगरोज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूज कहाँ होता है भाई, यूज हम लोग के चैप्टर में किसमें दिया हुआ है, बायोटेक में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसका क्या है, इस्तेमाल है, ठीक है। ओपेरॉन मॉडल वाज प्रोपोज्ड बाय, ओपेरॉन मॉडल किसने दिया भाई, वाटसन एंड क्रिक ने, निरेनबर्ग ने, जैकब एंड मोनार्ड ने या नॉन ऑफ दिस। तो ओपेरॉन मॉडल जो है वो कौन देते हैं, जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है। बायोगैस कंटेंट, बायोगैस में क्या क्या होता है भाई, तो बायोगैस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन, CH4, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी होते हैं बायोगैस में, ठीक है, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड, H2, CH4, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर। 51 इन विच स्टेज डज क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉस, पूछा है आपसे कि किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, लिप्टोटिन, साइटोकाइनेसिस, पैकेटिन या डायकिनेसिस। तो हमारे पास क्या होता है भाई, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, है ना, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, और वहां पे भी कई सारे फेज होते हैं, लिप्टोटिन होता है, जाइगोटिन होता है, पैकेटिन होता है, डिप्लोटिन होता है और डायोकाइनेसिस होता है। तो ये जो पैकेटिन है ना, यहीं पे क्या होता है हमारा, यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है।
पीसीआर इज यूज टू डिटेक्ट, पीसीआर का इस्तेमाल हम लोग किसको डिटेक्ट करने में करते हैं, किसका पता, एचआईवी, टीबी, कॉलेरा या कैंसर। तो एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। पीसीआर का पहला काम आपको क्या याद रखना है, फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज, बोलो क्या होता है भाई, पॉलीमरेज, पूरा बोल दो, चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, यहां से एक और सवाल आता है कि कौन से एंजाइम का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं पीसीआर में। तो याद रखना कि टैग पॉलीमरेज का, किसका, टैग पॉलीमरेज का हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि टैग पॉलीमरेज कहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो टैग पॉलीमरेज हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट या फिर कह लो आइसोलेट, ये सब कहाँ से करते हैं भाई। तो टैग पॉलीमरेज को हम लोग आइसोलेट करते हैं थर्मस एक्वेटिकस से, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से, ये याद रखना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2-3 सवाल मैंने लिख दिया। पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए, पहला जो सवाल था। दूसरा, पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, और एंजाइम जो है हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं इसमें, टैग पॉलीमरेज करते हैं। और टैग पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट किससे करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस से करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और एक सवाल और आता है कि एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन, जीन के एम्प्लीफिकेशन यानी कई सारे कॉपी बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जाता है पीसीआर, यानी कि पीसीआर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 53 कह रहा है एवरी लिविंग सेल ऑफ प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट। हर लिविंग सेल जो है प्लांट का, उसके पास ये क्षमता होता है कि वो क्या करे, एक होल प्लांट को प्रोड्यूस कर सके। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे हम प्लांट की बात करें ना, तो इस प्लांट का जो सेल है इसके पास ये क्षमता होता है कि क्या कर पाए, एक होल प्लांट को ग्रो कर सके, एक होल प्लांट को क्या कर सके, ग्रो कर सके। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी। और ये जो सेल देख रहे हो ना, जिस सेल के पास ये क्षमता है, उस सेल को हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, उस सेल को क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। और जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है टोटीपोटेंसी। What is the ploidy level of chromosome in endosperm of angiosperm plant? देखो पूछ लिया ना, बोले थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म जो है उसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, N2N या 3N। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3N। और इसी 3N को हम लोग और क्या कहते हैं, इसी 3N को ऑप्शन में ट्रिप्लॉइड लिख के आ सकता है। क्या लिख के आ सकता है, ट्रिप्लॉइड लिख के आ सकता है। ठीक है, When offspring is formed by single parent, it is called as, जब offspring जो है सिंगल पैरेंट से बने, यानी कि जब कोई बच्चा सिंगल पैरेंट से बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ एंड बी या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसे हम लोग कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 से ये सवाल है आपका। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन ही सीधा आपको दे दिया है ना। 56 कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट। कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ह्यूमन गैमेट में प्रेजेंट होता है। तो गैमेट में क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाता है। नॉर्मली ह्यूमन सेल्स की बात करें तो 46 होता है क्रोमोसोम, और अगर हाफ करें तो कितना हो जाएगा 23। बिकॉज गैमेट्स क्या होते हैं भाई, गैमेट्स आर ऑलवेज जो है वो क्या होते हैं आपके, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि N, है ना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 23। What does ऑपरेंट मॉडल रिप्रेजेंट, ऑपरेंट मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है, जीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन या जीन फंक्शन। तो ऑपरेंट मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीन रेगुलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, है ना। लैक-जेड जीन, लैक-वाई और लैक-ए, ये सब याद रखना कौन कौन सा एंजाइम सिंथेसिस करता है। अच्छा, ये थैलेमस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। थैलेमस जो है वो किसका एडिबल पार्ट है, और याद नहीं रखोगे तो फिर मैराथन करते रहना, उसी सबसे सवाल उसी के आसपास आएगा, मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, इतना बार हो जाएगा कि तुम लोग अच्छा स्कोर कर सको। थैलेमस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें जो है थैलेमस एडिबल पार्ट होता है। तो देखो थैलेमस जो है वो एडिबल पार्ट होता है एप्पल में, और एप्पल के बारे में याद रखना है कि इसी वजह से एप्पल जो है वो क्या है, फॉल्स फ्रूट है। एप्पल जो है किसका एग्जाम्पल है, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है। जब किसी फ्रूट में ओवरी के अलावा थैलेमस भी अगर कंट्रीब्यूट कर जाता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो वैसे फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और एप्पल इज एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। एप्पल क्या है, एप्पल एक एग्जांपल है फॉल्स फ्रूट का। ओके, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ, डीएनए जो है किसका जेनेटिक मटेरियल, टीएमबी, बैक्टीरियोफाज, बोथ एंड बी और नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है,
TMV और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, क्यूबी बैक्टीरियोफाज, ठीक है, TMV और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इसका और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ना RNA है। क्या है? RNA। ये कंफ्यूजन होता है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का DNA जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन TMV और क्यूबी बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल कौन है? RNA है। ये लिखा हुआ है आपका मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में कि टोबैको मोजाइक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, लेकिन बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? DNA होता है। ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज ऑफ एन इकोसिस्टम। एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा किस में होता है भाई? एक डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? यूनि डायरेक्शन। ठीक है, ये सब एकदम सीधा याद रखना है। फ्लो ऑफ एनर्जी किस में होता है? हमेशा एक डायरेक्शन में, तो क्या कहेंगे? यूनि डायरेक्शनल, है ना, एक डायरेक्शन में फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। Which of the following is not a biofertilizer? इसमें से कौन बायोफर्टिलाइजर्स नहीं है? एजोटोबैक्टर, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, एजोला या क्लॉस्ट्रिडियम? तो क्लॉस्ट्रिडियम जो है ये हमारा जो है आपका क्या बायोफर्टिलाइजर्स नहीं है। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, मैंने बताया भी कि टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस वो कैसे ट्रांसमिट होता है? वाटर, एयर, इंसेक्ट या कांटेक्ट? तो ये एयर के माध्यम से फैलने वाला बीमारी है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। बायोरिएक्टर्स इन ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल कंडीशन अगर हम बायोरिएक्टर्स को देते हैं तो वो हमें क्या देगा? वो हमें प्रोडक्ट देता है। क्या देता है? वो हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। बायोरिएक्टर्स ऑप्टिमल कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इस बात को तुम दिमाग में डाल लो कि बायोरिएक्टर्स ऑप्टिमल कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज? आपसे पूछा कि बताइए इसमें से वायरल डिजीज कौन नहीं है ना? मम्प्स हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया या मीजल्स? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई? मीजल्स तो बैक्टीरियल वायरल डिजीज है। ठीक है। और उसके अलावा डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, और डिप्थीरिया, इसका हमारा राइट आंसर जो है वो मम्प्स हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसका क्या करना है? एक बार चेक करना है। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो मम्प्स होगा। ठीक है। Which of the following is not induced in animal husbandry? किसको जो है इंड्यूस नहीं किया जाता है एनिमल हस्बेंड्री में? तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या करेंगे भाई? जानवर का होगा, है ना, काम, जानवर का पालन पोषण होगा। तो बी कीपिंग तो जानवर में आ जाएगा, पोल्ट्री फार्मिंग भी आ जाएगा, फिश फार्मिंग भी आ जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ये नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। Who among the following is not related with microbiology? इसमें से कौन जो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? तो रॉबर्ट कॉच, सीधा नाम याद रखना है। ठीक है, वो वाला याद से चेक कर लेना एक बार। ठीक है, हमको ध्यान से उतर रहा है क्या था, एक बार और हम भी देख लेते हैं शायद। चलो बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा, देख लेना एक बार, ये चेक कर लेना। एंटीकोडोन्स आर फाउंड इन mRNA, tRNA, rRNA या नॉन ऑफ दिस? तो एंटीकोडोन्स जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा? tRNA में। RNA कभी भी लिखना है तो कैपिटल लिखना है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ओके। मेंडल प्रोपोज, मेंडल ने क्या दिया? लॉ ऑफ लिंकेज, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या आता है? डोमिनेंस का लॉ होता है, पूरा ही लिख देते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने हमें यही दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कंबाइन करके कहते हैं। लिंकेज का कहानी उनका नहीं था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज, इसे हम लोग और क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, सेग्रीगेशन है, तो ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज, सेम क्वेश्चन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट हो जाएगा। रिपीट कर गया, मतलब पीपीटी रिपीट कर गया। Which of the following factor is important in the formation of new species? ये पीपीटी पहले भी आया था, रिपीट कर गया। आइसोलेशन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये 70 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने है, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू, धन्यवाद।